हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस विद प्रशांत सर। आप लोग इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 को कंप्लीट कर लिए हम लोग, और अब हम लोग तीसरा जो चैप्टर है कंडेंस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग आज प्रवेश करेंगे। तो चलिए आते हैं, आप आइए मेरे साथ प्रशांत सर की क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रवाह। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, आज के समय में करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर ये करंट न रहे, इलेक्ट्रिसिटी न रहे, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़ते रहे होंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दिया है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिए, कई बार बच्चे बोल देते हैं आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, वो गलत है। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स आता कहाँ है, चार्ज आता कहाँ से है, कंडक्टर्स में क्यों जो है हम लोग को करंट मिलता है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स में हम लोग को करंट नहीं मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक सिंपल सा कंडक्टर क्या है। एक हम कंडक्टर ले रहे हैं, ऐसा मान लिया जाए, तांबे का या सिल्वर का। आपकी इच्छा हो रही है सोने का लेने का, तो सोने का भी ले लीजिए, जो लेना है आप ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसा मैं वहां पे लिख चुका हूं, देखिए कि वो कॉपर का है। इन कंडक्टर 1.32 इंटू 10⁻29 याद रखिए, बहुत ही बड़ी राशि है पर मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम में जो है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब ये क्या है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। जनरली आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऐसे एटम्स जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जनरली जो है कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे जो है कंडक्टर्स होते हैं। हमने इसको कहीं पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाया। क्या ऐसे कंडीशन में ये सारे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं क्या? बताइए, आर दे स्टेशनरी? क्या वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं? नहीं रुके हुए, कोई भी जो है रुका हुआ नहीं है। ये सारे जो है किसी न किसी दिशा में गति कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। कैसे भी, इधर से इधर चला गया, इधर से टकराया तो इधर आ गया, इधर से टकरा के 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 इधर। बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बस सब एक दूसरे से टकरा रहा है। उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जिसके कारण इधर उधर जो है मूव कर रहा है। आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रुका हुआ क्यों नहीं है? तो ये इसका कारण है थर्मल स्टेटस का। आप जानते हैं कि जनरली रूम टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये सभी में तापीय विक्षोभ होता है, अर्थात जो है सभी में कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है ये स्टेशनरी नहीं रह पाते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसका याद रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकंड का करीब करीब स्पीड होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। थर्मल जो है इसका ये 10⁴ मीटर पर सेकंड रहता है, जो बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा इस स्पीड से। लेकिन ये कहीं नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है?
क्योंकि एक दूसरे से टकराते रहता है और इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0। नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसका 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई करंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस इसका नेट वेलोसिटी जो है, ये सब इधर उधर घूमते रहते हैं, ब्राउनिंग मोशन करते रहते हैं, लेकिन इसका नेट वेलोसिटी जो है 0 होता है, क्योंकि जो है इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देंगे। हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। ये इसी तरह से था जैसे एक क्लास में कोई टीचर नहीं है, बच्चे क्लास से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन अंदर इधर उधर घूम रहे, हल्ला गुल्ला कर रहा है, अपना फ्री होके मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बाहर से देखोगे तो कोई बच्चा बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर में सब घूम रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहां पे एक टीचर आ गए। अब जैसे टीचर आ जाएंगे तो डिसिप्लिन हो जाएगा क्लास, या तो सारे बच्चे एक जगह बैठ जाएंगे या जिस डायरेक्शन में टीचर जाने बोलेगा उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्या होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसमें ऑलरेडी जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे जो हैं, याद रखेंगे बैटरी का प्लस इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है जब तक कि डिस्चार्ज ना हो जाए, और माइनस जो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में जो है चलना शुरू कर देंगे। किस दिशा में चलना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव के डायरेक्शन में। जितना इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के पॉजिटिव में आएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस से निकल करके इस जगह को भर देगा। मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन देयर शुड बी ए रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा तो फिर इसमें बहुत एनर्जी आ जाएगी। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे आप अगर जो है एक नदी में पानी बह रही है, अब ये पानी जो है स्मूथ एक डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसमें अगर आप एक चक्का लगा देंगे तो ये चक्का जो है आराम से घूमेगा, और इसके द्वारा जो है आप कुछ भी, ये चक्का घूमेगा और इससे जो आप अपना आटा चक्की चला सकते हैं। लेकिन वही अगर ये किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहेगा तो क्या आप इसका यूज कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे। तो सेम यहां पे भी यही हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। वी टेक डायरेक्शन ऑफ करंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है ऑलवेज लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होगा। कब, जब इसमें एक हम पोटेंशियल लगा देंगे तब। तो पोटेंशियल लगाने से क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं F इक्वल टू होता है Q इज टू E, where Q is the charge and E is the electrical field। अब Q जो है चार्ज है और E जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है।
और ये दोनों का जब संयोग होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, यही फोर्स जो है हमको वर्क डन करने के लिए वर्क जो है हमको प्रोवाइड करेगा। आप सोच सकते हो कि कोई भी एक वायर में जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना शुरू करता है तो उससे हमको कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, पूरी ट्रेन जो है इससे चलने लगती है। अगर मैं कहूं कि हाथ में एक पंखा दे दूं और कहूं कि इसको आप घुमाते रहो, गर्मी है, तो 15 मिनट में थक जाओगे, लेकिन हमारे सर के ऊपर का पंखा जो है लगातार घूमते रहता है, थकता नहीं है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी जो है एक्चुअली आता कहां है? आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, V इक्वल्स टू W अपॉन Q और W इक्वल्स टू V इंटू Q। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक्चुअली ये एनर्जी कहां से आता है? अगर इसमें सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन होता तो ये बहुत कम होता, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? V इंटू 1.32 इंटू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज अगर ये करेंगे इतना n हो गया इंटू E। ये जो है हमको ये जो इतना लार्ज नंबर है, इस नंबर के कारण ही हमको इतनी ज्यादा एनर्जी जो है मिलती है। वोल्टेज को अगर हम बढ़ा देंगे 1 वोल्ट से 2 कर देंगे, 10 कर देंगे, 100 कर देंगे, तो उसी अमाउंट में वर्क डन भी जो है हमको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी जो है हमको क्यों मिलती है, why we are getting so much energy due to the electrical current। इलेक्ट्रिकल करंट के कारण हमको क्यों इतनी ज्यादा एनर्जी जो है मिलती है? दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच अ कंडक्टर होल्ड्स। लेकिन वही अगर इंसुलेटर होगा तो तुम इससे ज्यादा वोल्टेज भी प्रोवाइड करोगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो वर्क डन भी कम मिलेगा, मतलब नेग्लिजिबल वर्क डन मिलेगा और हम उससे इंसुलेटर से हम कोई वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तो मोटा मोटी हुआ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लास 9, 10 सभी में आप लोगों ने 8 में भी जो है इसको पढ़ा होगा। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे हम, उसका मैथ्स क्या होगा, उसको हम कैसे फॉर्मूले में कैसे ये करेंगे। तो बहुत सिंपल है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहां Q जो है चार्ज है एंड T इज टाइम। इसको कहेंगे कूलम्स पर सेकेंड, एम्पियर। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाती एम्पियर। बहुत सिंपल से, अगर Q की जगह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो हम इसको I इक्वल्स टू NE अपॉन T भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहता है कि बहुत सिंपल सा है, किसी चालक में 5 सेकंड में 20 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है प्रोवाइड हो रहा है, तो आपका धारा जो है उसका मान आपको बताना है। कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q हो गया 20 माइक्रोकूलम एंड ये 5 सेकंड 4 क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर। माइक्रोकूलम था इसलिए क्या हो जाएगा? 4 माइक्रो एम्पियर। ये तो हो गया हमको, हम इसको कह सकते हैं एवरेज करंट। आई जो है यहां पे एवरेज करंट है। दो तरह का करंट होगा, एक तो एवरेज करंट होगा और दूसरा जो है इंस्टेंटेनियस करंट, तात्कालिक जो है मान करंट का कितना होगा। तो हमको वो दोनों को जो है समझना यहां पर आवश्यक है। ध्यान दीजिए, कहीं पे आपको दे रहा है कि Q इक्वल्स टू T² माइनस 2T प्लस
5 है। Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5 2t प्लस 5 है। तो बताएं कि 0 से 5 सेकंड में करंट का औसत मान कितना होगा। और दूसरा बोल रहा है कि तीसरे थर्ड सेकंड में करंट का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। पहला बोल रहा है 0 से 5 सेकंड में करंट का औसत मान कितना होगा और थर्ड सेकंड में करंट का मान कितना होगा। तो इसमें जो है आपको क्या पूछ रहा है, औसत मान पूछ रहा है, जो कि इसमें थर्ड सेकंड तीसरे सेकंड में कितना बहा, इंस्टेंटेनियस मान जो है पूछ। तो देखिए अगर जो है बताएं 0 से 5 सेकंड तक करंट का औसत मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि करंट I इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो सिंपल जो है क्या करेंगे, T इक्वल्स टू अगर इस फॉर्मूले में Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 है। अगर T इक्वल्स टू हम 0 डालते हैं तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5। इसी तरह से T इक्वल्स टू अगर हम 5 सेकंड डालते हैं तो Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 5 प्लस 5, इसका वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। तो देखिए चेंज इन चार्ज कितना हो गया, ये चेंज इन चार्ज 20 माइनस 5 और टोटल टाइम कितना हो गया 5। तो ये आ जाएगा हमारा 15/5 5 एम्पियर। ये आ जाएगा 5 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। ये आ जाएगा 3 एम्पियर। लेकिन अगर जो है थर्ड सेकंड में आपको करंट का मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2t माइनस 2। अब I कितने सेकंड में पूछ रहा है, थर्ड, तो 2:3 माइनस 2 मतलब ये आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो आपको यहां पे समझ में आया होगा कि एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट ये दोनों में क्या डिफरेंस है। खास करके जब हम लोग एसी करंट पढ़ते हैं तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, याद रखेंगे उसका जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है और हमको वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, हम लोग जब भी कोई नया भौतिक राशि पढ़ते हैं, कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो हम लोग तीन चीजें जरूर देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो है देखते हैं कि यूनिट क्या होता है, इकाई। दूसरा हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला, और थर्ड याद रखिए हम लोग देखते हैं कि वो वेक्टर है और स्केलर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इकाई को तो पहले पढ़ लिया है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T कूलम्स पर यूनिट पर सेकेंड।
इसको कहेंगे एम्पियर। जनरली एम्पियर बड़ा यूनिट है, इसलिए 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा? आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 जो है मूल राशियां हैं, जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, ऐसे टेम्परेचर है। इसी तरह से इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को भी जो है हम लोग एक मूल राशि लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, और इसको ए से एक्सप्रेस करते हैं। याद रखिए, इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? ए से। लेकिन आपको Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो Q का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ये वाला जो है ए टी, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। इसका जो है आपको चार्ज का याद रखना। एम्पियर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको टी। अब तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? क्या है बताओ? क्वांटिटी तो है ही है, वे है क्या? सदिश है या अदिश है? अब बोलोगे सदिश है। अभी शुरू में अभी बोला था मैंने कि करंट का डायरेक्शन चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को सदिश राशि लेते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, याद रखेंगे, ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा अदिश राशि है। याद रखेंगे, ये जो है इट इज अ स्केलर। अब बोलोगे कि सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है? स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो इसको 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 तरीके से आपको मैं समझा सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट, सिंपल सा, सबसे पहले I इक्वल्स टू Q अपॉन T। आपको पता है कि ये अदिश राशि है, चार्ज अदिश होता है और समय भी अदिश है, तो दो अदिश राशियों का भागफल भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। बहुत सिंपल सा है, गणित के आधार पर हमने 1 मिनट में बता दिया कि ये एक अदिश राशि है। बोलोगे फिर भी सर ये तो ठीक है, गणित में दिख रहा है, लेकिन आप तो अभी बोले थे कि ये अदिश सदिश से डायरेक्शन लेते हैं। याद रखिए, हम उसका डायरेक्शन नहीं लेते हैं, केवल नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, फिर से हम लोग मैथ्स का सहायता लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर एडिशन का नियम को फॉलो नहीं करता है। कोई भी ऐसी भौतिक राशि जो सदिश होती है वो वेक्टर एडिशन, सदिश योग के नियम का पालन करता है, ये नहीं पालन करता। कैसे? मान लो इधर से I करंट आ रहा है और इधर से मान लो इधर से 2I करंट आ रहा है, इधर से 3I करंट आ रहा है, और इधर से कितना करंट जाएगा? आपसे मैं पूछूं, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन 60 डिग्री है। अब इसी को हमने डायरेक्शन को 90 डिग्री कर दिया, अब इधर से कितना जाएगा? क्या दोनों में कोई परिवर्तन होगा क्या? अगर सदिश राशि होता
तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको पता है सदिश योग में आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिससे कॉस थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दोनों में चेंज हो जाता है। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता है। इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, तो इधर से कितना जाएगा 5 एम्पियर करंट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कैसी राशि है? जब सदिश गुणन को नहीं मानता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सदिश योग को नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अदिश राशि है। एक तीसरे तरीके से भी मैं आपको सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल इससे जो है समझा सकता हूं कि मान लिया जाए एक पंखा जो है आपने लगाया, इसमें करंट को इस डायरेक्शन से फ्लो किया, अब ये पंखा ऐसे घूम रहा है। जब हमने ऐसे भेजा तो ये मान लिया जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इसी में इसको ऐसे ही रहने दिए, लेकिन जो तार है इसको आप ऐसे घुमा करके कहीं से इसको जो है घुमा करके लाए और इधर से लेके गए, इधर से ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, उल्टा कर दिए, तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा क्या पंखे का घूमने का? पंखे का डायरेक्शन चेंज होगा क्या घूमने का? पंखे का डायरेक्शन नहीं होगा। आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है उसमें एक तरफ से आप ले गए तार को, दूसरे बार जो है दूसरे तरीके से ले गए, दूसरे डायरेक्शन से ले गए, क्या पंखे का घूमने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक सदिश राशि नहीं है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे ही नहीं कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। याद रखेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है और हम लोग अदिश के रूप में ही इसको ट्रीट करेंगे। इस बात का जो है आपको सब समय ध्यान रखना है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, सिर्फ जो है हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आगे हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर जो है पढ़ना है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए, जिससे मेरा जो चैनल है वो भी थोड़ा से दूसरे लोगों को भी फायदा दे सके। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।